आज का दिन बेहद खास है, बेहद अहम है। क्यों है? आज 10 मार्च है। आज 10 मार्च का जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जैसे ही 5 राज्यों में जो वोटिंग की प्रक्रिया जब समाप्त हुई तो उसके बाद इंतजार सिर्फ 10 मार्च का होने लगा। और आज 10 मार्च और आज का दिन यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड को लेकर जो चुनावी नतीजे रहे वो आज सामने आएंगे। 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। विजय जुलूस और रैली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस बाबत अहम खबर आपको बता दें, सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है और साथ ही वोटों की जो गिनती है वो होनी है और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। ईवीएम के जरिए जो मतदाता ने फैसला किया है वो सबके सामने धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। 5 राज्यों का आज जो चुनाव रहा है, यानी कि 24 तक चरणों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव हुआ और इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर की बात कर लीजिए तो वहां पर लगभग एक चरण में चुनाव हो गया था। हालांकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव हुआ। और ऐसे में आज इन 5 राज्यों की जो किस्मत है, जो फैसला इन 5 राज्यों के मतदाताओं ने किया है वो फैसला आज सामने आ जाएगा। और 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 8 से लेकर 8:30 बजे तक जो पोस्टल बैलेट है उनसे पहले गणना शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे के बाद जो ईवीएम है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, आज आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब के नतीजे आ जाएंगे। 8:30 बजे ईवीएम की गणना शुरू होगी। विजय जुलूस, रैली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट और वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। तो 8 बजे के करीब वोट किस पक्ष में पड़े, किसके सिर इस बार सिरमौर सजेगा, ये देखना होगा। 8:30 बजे ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, 10 मार्च आज और आज की जो तारीख है बेहद खास है क्योंकि 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में जनता किस तरफ रही, जनता का फैसला क्या रहा, वो आज 8 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 8 से लेकर 8:30 बजे तक जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम की जो गणना है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर है, हम खबर आपको बता दें कि एक पूरा दौर यहां पर देखा जाए तो 10 फरवरी से शुरू हुआ था। 10 फरवरी से एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कि समाप्त हुआ 7 मार्च पर। और 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक इन 5 राज्यों में, यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, इन 5 राज्यों में एक हलचल सियासी गलियारों में खास तौर पर अगर बात की जाए तो एक भूचाल सा आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन सबकी नजर अगर किसी राज्य पर रही तो वो रही उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है, किसकी सत्ता आ रही है, इस बाबत सबसे बड़ी चर्चा रही। और ऐसे में अभी भी अगर देखा जाए तो जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी, मतगणना के बाद भी एक ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो असल तस्वीर होनी है वो लगभग शाम तक साफ हो जानी चाहिए। और 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में मतगणना 8 बजे के करीब शुरू होगी। 8 से लेकर 8:30 बजे तक जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट के बाद यानी कि 8:30 बजे के करीब आपको बता दें कि जो ईवीएम की गणना है वो शुरू हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप CT न्यूज की ये टेलीविजन स्क्रीन देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को लेकर सभी जो यहां पर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो यहां पर BSP हो, सभी को लेकर क्या उनकी काउंटिंग है, नंबर आप बाकायदा वहां पे देख सकते हैं सीटों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ यानी कि अगर आप देखेंगे यहां पर लेफ्ट साइड तो आपको उत्तराखंड को लेकर बाकायदा सीटें नजर आएंगी कि किसके खाते में कितनी गई हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि मतगणना शुरू होगी 8 बजे। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। मतगणना के लिए आपको बता दें कि लगभग 403 प्रेक्षक तैनात कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 10 मार्च से लेकर 7 मार्च तक रही। यानी कि 7 चरणों में पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निपटा है। हालांकि इस बार बहुत बड़ी किसी तरीके की जो हिंसा है वो देखने को नहीं मिली, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि इक्का दुक्का कहीं से खबरें सामने आई थी जरूर कि ईवीएम को लेकर परेशानी भी देखने को मिली थी, दूसरी दिक्कतें भी सामने आई थी। लेकिन अगर देखा जाए ऑल ओवर तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। और उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी और साथ ही यहां पर अगर बात कर ली जाए तो पंजाब की भी। लेकिन हलचल बड़ी तेज रही, एक तरीके से सियासी बवंडर जो रहा वो देखने को मिला। और सबसे ज्यादा अगर आप कहें कि जो एक
जब भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा जो जमीन हिलती है वो रही उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी भूचाल यहीं पर नजर आया है। दाव पेच साम दाम दंड भेद हर एक पैतरा आजमाते हुए, लेकिन अंत में फैसला जनता के हाथ, और जनता ने अपना फैसला 7 चरणों में ईवीएम में कैद कर दिया। आज वही ईवीएम खुलेगा और उसी ईवीएम के खुलने के साथ ही जनता का जो फैसला है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। तो अहम खबर आपको बता दें, यहां पर आज विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना 8 बजे के करीब मतगणना शुरू हो जाएगी। और अब की बार जो अगर देखा जाए तो अहम मुकाबला बीजेपी और साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है वो धीरे धीरे करके पता चलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहां जो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सियासी दल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। लेकिन असल नतीजा जब ईवीएम खुलना शुरू होगा, जब रुझान आने शुरू होंगे, जब परिणाम यहां पर शाम तक पूरी तरीके से आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस बार होली किसकी रंग लाने वाली है। तो अहम खबर आपको बता दें, मतगणना को लेकर प्रक्रिया 8 बजे के करीब शुरू हो जाएगी। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। और यहां पर C10 न्यूज आपको उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और साथ ही पंजाब, इन 5 राज्यों को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा, बताता रहेगा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और किस तरफ हवा चल रही है। लेकिन उसके पहले जो सबकी नजर है, यानी कि अगर आप ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश सभी सियासी दलों का कुंभ है, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नजर सभी की उत्तर प्रदेश पर है। तो यहां पर आपको बता दें कि इस बार सभी जगहों पर जिस तरीके से चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उस बाबत कई उम्मीदें हैं सभी सियासी दलों की। अखिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अखिल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे पहले बताइए, हालांकि मतगणना तो 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन तैयारियां किस तरीके की देखने को मिल रही हैं आपको? देखिए, मतगणना की बात करूंगा तो 8 बजे से बैलेट पेपर की जो गिनतियां उनको शुरू कर दिया जाएगा। 8:30 बजे में जो मतगणना ईवीएम से होनी है उसकी स्टार्टिंग की जाएगी। प्रशासनिक अमले ने पूरी तरह व्यवस्थाएं कर ली गई है। डीएम जो रायबरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका पूरा जो अमला है लगातार यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहा है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लगातार निरीक्षण देखने को मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से रायबरेली का जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, किस प्रकार से सजग नजर आ रहा है। मतगणना को लेकर आखिरकार क्या नजरिया है। बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में महज 2 सीटें जो हॉट सीट बताई जा रही है। कुल मिलाकर 6 सीटें हैं, पर 2 सीटों पर सबकी नजर है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे अन्य जनपद हो उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश की नजर रायबरेली और ऊंचाई पर जरूर रहेगी, क्योंकि रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी अदिति सिंह जो पिछले चुनाव में 90,000 के वोटों से जीती थी, इस बार भाजपा से लड़ रही है और भाजपा के प्रत्याशी बनाई गई। बात अगर दूसरी विधानसभा यानी ऊंचाहार की जाए तो ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक रहे मनोज पांडे को अपना प्रत्याशी चुना है। तो काफी हद तक जो लोगों का जो रुख है वो उनकी तरफ नजर आ रहा है। बात अगर रुझानों की जाए तो 8-8:30 बजे से जो देखा जाए ये रुझान है वो 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। 8:30 से गिनतियां जब स्टार्ट होगी तो पता चलने लगेगा कि आखिरकार इस बार की जो हवा है वो अपनी बयान को लेकर किस दिशा में मुड़ रही हो, किस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खबरें आ रही थी अखिल श्रीवास्तव पिछले कुछ दिनों से, हालांकि अगर 7 मार्च के बाद की बात की जाए, जब से पूरी तरीके से 7 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद आप चाहे वाराणसी का रुख कर लीजिए या फिर दूसरी जगहों का रुख कर लीजिए, वहां पर लगातार ईवीएम को लेकर खबरें सामने आती रही कि देखिए ईवीएम समय से पहले खुल रहा है, ईवीएम को लेकर धांधली हो रही है। तो इस बाबत रायबरेली में अभी तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कोई इस तरीके की सुगबुगाहट है या पूरी तरीके से मानकर चला जाए कि शांति वहां पर मौजूद है और इस जो मतगणना है वो बहुत ही सुचारू रूप से होगी? बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं देखने को मिली। रायबरेली डीएम वैभव श्रीवास्तव व एसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में जो भी आला अधिकारी, जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं, लगातार अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी जो देखरेख है डीएम व एसपी लगातार अपने ही द्वारा कर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से एक जिम्मेदार पद पर होना और ये मतगणना को किस नजरिए से देख रहा है प्रशासन, ये सबसे बड़ी चीज देखने को मिली। अभी तक कोई भी ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें रायबरेली से नहीं सामने आई है, कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें पुलिस बल का प्रयोग
प्रयोग किया जाना देखा गया हो कि जिसमें सफाइयों पर चले हों, जैसे कि गैर जनपदों से कई ऐसी खबरें देखने को मिले। तो रायबरेली का इन सब चीजों से अभी तक कोई भी वास्ता नहीं रहा है। पर एक बात जरूर रायबरेली के प्रशासन ने साफ की है कि अगर कोई भी ऐसी जो घटनाएं अगर कारित करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अखिल अगर देखा जाए तो कुछ प्रत्याशी जो है, जो सियासी दल है, उनको कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं प्रशासन के जरिए। वो किस तरीके के हैं और सिर्फ यहीं तक सीमित है कि आप रैली या फिर विजय जुलूस नहीं निकाल सकते, या मानकर चला जाए कि कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी तक अगर निर्देशों की बात की जाए, इस बाबत की जाए तो अभी तक कोई भी ऐसे निर्देश नहीं जारी किए हैं। हालांकि अभी सिर्फ मतगणना पे ध्यान है। मतगणना पर भी इस एवज पर ध्यान है कि जो एजेंट रहेंगे उनकी एक सुनिश्चित गिनती रहेगी, वो उसी गिनती के तहत ही अंदर जाएंगे। बात अगर उनकी जांच पड़ताल की जाए तो रायबरेली में लगभग 3 लेयर में ये जो सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, वो चाहे आईटीबीपी की टीम हो, वो चाहे फोर्स लगाई गई हो सीआरपीएफ की, वो चाहे स्थानीय पुलिस बल लगाए गए हो, वो चाहे गैर जनपद से बुलाई गई पुलिस बल लगाए गए हो, तो काफी हद तक चीजें देखी जा रही हैं कि पुलिस बल के तहत ही इन सब चीजों को देखा जा रहा है। और बात की जाए अन्य चीजों की, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन की अभी तक कार्यशैली पूरी तरह सुचारू रूप से और पॉजिटिव देखने को मिली है रायबरेली से। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वहां पर माहौल सामान्य है और जो मतगणना है वो बहुत ही सुचारू रूप से होगी। लेकिन सबसे अहम चीज, रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आप अदिति सिंह का जिक्र कर रहे थे, 2017 में वो कांग्रेस के जो चुनावी चिन्ह है उससे वो चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि यहाँ से 2 विधायक हैं जो कि बीजेपी खेमे में चले गए। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, सभी ने जिस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था उसके बाहर लगातार तैनाती की है, तो रायबरेली में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, या फिर ये मान लिया गया कि देखिए ये तो कांग्रेस का गढ़ है, कोई फायदा नहीं है पहरेदारी करने का, और पूरी तरीके से वो आश्वस्त रहे हैं कि ये तो जो सीटें हैं वो सीधे तरीके से कांग्रेस के खाते में जानी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ है प्रियंका। मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली में जो सीटें रही हैं जिसकी आपने जिक्र किया, यानी सदर विधानसभा और हरचंदपुर विधानसभा, दोनों ही विधायक कांग्रेस और सपा के गठबंधन से विधायक बने थे। एक की जीत का अंतराल 90,000 गया था, तो एक की जीत का अंतराल लगभग 3,500 गया था। तो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी के ही गठबंधन से इनको जीत हासिल हुई थी। हालांकि वो जो सिटिंग एमएलए बनाए गए थे वो कांग्रेस की सीट पर बनाए गए थे। पर अगर बात आपने की है कांग्रेस के गढ़ की, तो कांग्रेस का किला पूरी तरह ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनके विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए। तो ये बताता है कि आपकी कला देखी गई है, और घर में जब कला होती है तो घर के मेंबर टूटते हैं और घर पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। तो सहज अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एक गढ़ भी कांग्रेस के नाम से तहस नहस जरूर हो रहा है। कांग्रेस अपनी धरातल और अपनी जमीन यहाँ से खोती हुई नजर आ रही है। पर अगर बात की जाए रायबरेली में, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस वापसी कर सकती है, जिसमें एक सीट का मैं जिक्र करूंगा, वो सीट है बचावा की, जहां पर कांग्रेस की मजबूती देखने को मिल रही है प्रियंका। बिल्कुल, वहां पर कांग्रेस की मजबूती है। लेकिन आपने कहा कि कई ऐसी सीटें भी हैं रायबरेली के खास तौर पे जहां पर कांग्रेस के गढ़ में सेंध होती हुई लग रही है। तो ऐसे में सेंध लगा कौन रहा है? मतलब जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी खेमे में गए वो, या फिर समाजवादी पार्टी जो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, आपने एक कहावत सुनी है, फूट डालो राज करो। कुछ ना कुछ इन चीजों से जरूर वास्ता है। भाजपा ने वही किया, कांग्रेस के खेमे में फूट डाली। कांग्रेस के जो विरोधी थे यानी अदिति सिंह और राकेश सिंह को अपने ही खेमे में कर लिया, जो बताता है कि जो आपका विरोध करे उसको अपनी तरफ ले लो, तो ना विरोध रहेगा और आपका भी मजबूत हो जाएगा किला। तो कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत कांग्रेस का जो किला है उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है, जो काफी हद तक अभी तक कारगर भी साबित हुआ है भाजपा के द्वारा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रायबरेली से सटे हुए जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति है, उस बाबत भी कोई अपडेट? देखिए, अगर आसपास के जनपद की बात की जाए तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी। पर अमेठी और रायबरेली का एक ही परिवार से वास्ता रहा है, यानी कांग्रेस परिवार से। तो शायद अंदाजा लगाया जा रहा है कि उधर का भी किला, जहां पिछली लोकसभा में वहां के लोगों ने स्मृति ईरानी को अपना सांसद चुन लिया और भाजपा ने वहां पर काबिज करके वहां से जो कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी को वहां से हटाया। तो ये बताता है कि भाजपा ने अपना वहां पे कब्जा कर लिया और जब वो हवा है वो रायबरेली की तरफ बढ़ रही है। पर सबसे बड़ी जो अड़चन बनी हुई है समाजवादी पार्टी बनी हुई है, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अड़चन और रोड़ा बनी हुई है भाजपा के लिए, वो बताता है कि रायबरेली में जो प्रत्याशियों की राह है वो भी आसान नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी का जो विजय रथ है उसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक मजबूत पत्थर के तौर पर है। लेकिन यहाँ पर विजय रथ तो अखिलेश यादव भी निकाल चुके हैं और कई जिलों में अपना विजय रथ लेकर पहुंचे भी हैं। तो उनके विजय रथ पे हमने देखा भी थे किस तरीके से, अगर ओपी राजभर की बात की जाए और दूसरे जो उनके सहयोगी दल रहे वो भी विजय रथ पर उनके साथ नजर आए। लेकिन उस विजय रथ के साथ जनता कितनी है ये तो अभी जो तस्वीर है, जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद ही आनी शुरू होगी।
लेकिन इस बाबत अगर देखा जाए यहाँ पर अखिल, तो पूरी तरीके से जब मतदान पूरा हुआ, छठे चरण में लगभग अगर देखा जाए 5वें या छठे चरण का पूरा जो रायबरेली है वो कवर हो गया था, तो इस बाबत अगर मानकर चला जाए तो अभी दबदबा किसका है? क्योंकि जनता से बात हुई होगी, जनता अपना मत दे चुकी है। हालांकि इस बार जो जनता है वो काफी साइलेंट वोटर के तौर पर भी नजर आई है, मतलब पूरी तरीके से साफ उसने अपना भी रुख नहीं किया है कि आखिर वो किस दिशा में जा रही है। तो ऐसे में आपकी बातचीत हुई हो कुछ लोगों से, क्या मानना है उनका? कौन से एजेंडे थे जो कि मतदान के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहे? मैं चीजें अगर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले साइलेंट वोटर का आपने जिक्र किया, तो काफी हद तक देखा गया जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो रायबरेली में साइलेंट वोटर का काम कर रही हैं, तो काफी हद तक उनका रुझान किस तरफ है, उन्होंने किस तरफ वोट किया है, तो ये जरूर बताएगा कि रायबरेली में किसका जो पताका है वो फहराएगा। बात अगर अन्य प्रत्याशियों की जाए तो कई प्रत्याशी जो मजबूत दावेदार देखने को मिल रहे हैं। सदर से बात की जाए तो अदिति सिंह मजबूत देखने को मिल रहे हैं। हरचंदपुर से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राहुल लोधी काफी मजबूत देखने को मिले। और आखिरकार कोटली में क्या बंद है, ईवीएम में क्या बंद है, ये भविष्य के गर्त में ही रखी हुई चीजें हैं। महज कुछ चंद मिनटों, कुछ घंटों में ही पता चलना शुरू हो जाएगा आखिरकार रुझान किस तरफ बढ़ रहा है, तो उससे सहज अंदाजा लगाया जाएगा कि आखिरकार आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है। पर जो अगर बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों ने अपने दमखम आजमाया है और सबने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की है कि इस चुनाव में किस प्रकार से लड़ाई की जाए। रायबरेली का चुनाव चौथे चरण और पांचवें चरण में हुआ। पांचवें चरण में रायबरेली के एकमात्र विधानसभा यानी सलोन विधानसभा का जिक्र किया गया, उसका चुनाव हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को वहां पे बैठाया जिसका वहां की जनता से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा है, डॉक्टर जगदीश प्रसाद। तो काफी हद तक ये उनकी नेगेटिव चीज रही, पर समाजवादी पार्टी की लहर का काफी उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर भाजपा के प्रत्याशी की बात की जाए सलोन विधानसभा में तो दल बहादुर कोरी, स्वर्गीय दल बहादुर कोरी जो वहां से विधायक रहे और अपने विधायक जो अंतराल था उसी में ही उनका देहावसान हुआ, निधन हुआ, जिसके बाद एक सांत्वना जरूर मिली है उनके बेटे को। वो चाहे भाजपा ने दिखाई हो, वो उनको प्रत्याशी बनाकर, वो चाहे जनता दिखा रही हो अपने मत के द्वारा, तो काफी हद तक जो असमंजस है वो बना हुआ है। अब देखने वाली बात है आखिरकार कोटली क्या खुलेगी, किसकी तरफ ये जाएगा। ईवीएम में क्या कैद है, ईवीएम में जनता ने अपना जो फैसला कैद किया है वो किस तरीके का है, किस सियासी दल के पक्ष में है, वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी अपडेट के लिए, इस सारी जानकारी के लिए।